Hello everyone. Let's try to understand section 35 of CPC. We have already discussed section 35, but this is somewhere related to commercial dispute. So basically we have two sections of named or numbered as 35. One is general and the second one is related with commercial dispute. If we ask what is commercial dispute or what is commercial transaction, we will get the answer of it in section 34 explanation 2, where it has already been mentioned that a transaction, what is commercial transaction? A transaction which is related with, connected with industry, trade or business of the party incurring the liability. Incurring the liability. So कोई भी व्यापार से संबंधित या कोई व्यक्ति है जो जो व्यापार से संबंधित है दूसरे व्यक्ति के साथ, उसको कहेंगे हम कमर्शियल ट्रांजैक्शन। सो उसी के रिगार्डिंग ये सेक्शन है कि 35 में क्या था कि कौन पे करेगा कॉस्ट। ठीक है, जो सूट फाइल किया है, जो अननेसेसरीली का जो हैरेसमेंट फेस किया है या फिर दिक्कतें आई हैं, लिटिगेशन फीस हो गई, कोर्ट फीस हो गई, वो सारी चीज़ें जो मुझे खुद के ही पैसे रिकवर करने में जो लगे हैं, उसकी भरपाई कौन करेगा? तो उसमें कोर्ट दूसरे पार्टी को, जो हारता है, उसको उसके ऊपर कॉस्ट कॉस्ट लगा सकता है। ठीक है, सो दैट वाज जनरल। इन दिस सेक्शन इज फॉर दैट पर्सन जो कि व्यापार से जुड़े हुए हैं दूसरे व्यक्ति के साथ। In relation to any commercial dispute, the court, notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force or rule, has the discretion to determine। इसमें ये कह रहा है कि कहीं पे भी कोई लॉ लिखा हो कॉस्ट के रिगार्डिंग, उन सब की बात को ध्यान में ना देते हुए ये सेक्शन कमर्शियल कोर्ट को ये पावर दे रहा है, ये डिस्क्रिशनरी पावर दे रहा है कि ये कोर्ट जो है इन सब पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए कॉस्ट जो है किसी भी पार्टी पे लगा सकती है। ठीक है, इसमें यहाँ पे मेंशन है नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन एनी अदर लॉ, कि किसी भी लॉ में कुछ भी लिखा हो कॉस्ट के रिगार्डिंग, बट उन सब अगर इसके विपरीत लिखा है तो इसको प्राथमिकता मिलेगी, मतलब ये पहले इस पे फोकस होगा। ठीक है, उन सब लॉ को सेट असाइड करके पहले इस पे फोकस किया जाए, ऐसा। और ये डिस्क्रिशनरी पावर देता है कोर्ट को, वेदर कॉस्ट आर पेबल बाय वन पार्टी टू अनदर, वेदर कॉस्ट आर पेबल बाय वन पार्टी टू अनदर, कि कौन सी पार्टी किसे जो है कॉस्ट पे करेगी। सेकंड, क्वांटम ऑफ दोस कॉस्ट, की कितना अमाउंट होगा। तीसरा, कितना अमाउंट दूसरे पार्टी को पे करना होगा। तीसरा, व्हेन दे आर टू बी पेड, और कब पे करना होगा। तो इन तीनों पॉइंट की, इन तीनों विषयों का जो, तीनों विषय से संबंधित शक्ति जो है ये कमर्शियल कोर्ट के पास होगी। एक्सप्लेनेशन इसका कहता है फॉर द पर्पज ऑफ क्लॉज ए, यानी कि ये द एक्सप्रेशन कॉस्ट शैल मीन रीजनेबल कॉस्ट रिलेटिंग टू, ये कह रहा है यहाँ पर जो कॉस्ट लिखा हुआ है वो कॉस्ट तो है लेकिन रीजनेबल होना चाहिए। ठीक है, अननेसेसरी कुछ भी नहीं, हवा में नहीं, कि 2 लाख का डिस्प्यूट हो, कॉस्ट लगा दिया 20 लाख का, 40 लाख का लगा दिया, 20 करोड़ का लगा दिया, वैसा नहीं, रीजनेबल होना चाहिए, जो सुटेबल हो। ठीक है, तो उसकी बात हो रही है। उसके बाद किन किन विषयों को ध्यान में देना, रीजनेबल क्या है, किन किन विषयों को ध्यान में देना है। पहला, द फीस एंड एक्सपेंसेस ऑफ विटनेस इनकर्ड, विटनेस को बुलाया गया उसका जो खर्चा है वो सब। लीगल फीस, जो एडवोकेट हायर किया या फिर उनसे संबंधित जो चीज़ें हैं उनकी फीस। एनी अदर एक्सपेंसेस इनकर्ड इन कनेक्शन विद द प्रोसीडिंग, और इसी प्रोसेस में कोई भी अन्य फीस लगी हो, कोई भी अन्य एक्सपेंसेस लगे हों पार्टी के,
तो वो सारी चीज़ें इंक्लूड की जा सकती है। तो ये तीनों को इंक्लूड किया जा सकता है और वो जो अमाउंट बनेगा उसी को हम कहेंगे रीजनेबल अमाउंट। नाउ सबसेक्शन 2, व्हाट सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 35 says, इन द कोर्ट डिसाइड टू मेक एन ऑर्डर फॉर पेमेंट ऑफ कॉस्ट। अगर कोर्ट डिसाइड करती है एक ऑर्डर प्रिपेयर करने का कॉस्ट के रिगार्डिंग की कॉस्ट लगाना है, द जनरल रूल इज दैट द अनसक्सेसफुल पार्टी शैल बी ऑर्डर टू पे द कॉस्ट ऑफ द सक्सेसफुल पार्टी। तो जनरल रूल ये कहता है कि जो पार्टी जीती है उसको कॉस्ट दिलवाया जाएगा उस पार्टी से जो हारी है। मतलब जो पार्टी हारी है वो कॉस्ट पे करेगा किसको? जो पार्टी जीती है उसको। दिस इज द जनरल रूल। लेकिन अगर इसके विपरीत कोर्ट ऑर्डर देती है कॉस्ट के रिगार्डिंग कि जनरल रूल ये कहता है लेकिन इसके अपोजिट कॉस्ट लगाना चाह रही है कोर्ट, ठीक है, उसके रिगार्डिंग ये प्रोवाइजो है, प्रोवाइडेड दैट द कोर्ट में मेक एन ऑर्डर डेविएटिंग फ्रॉम द जनरल रूल, कि जनरल रूल के विपरीत कोर्ट ऑर्डर दे सकती है, लेकिन ऐसा करने पे उसको रिटर्न में रीजन लिखना होगा कि किस लिए ऐसा किया कोर्ट ने। ठीक है, तो कोर्ट को रिटर्न में मेंशन करना पड़ेगा कि पर्टिकुलर सिचुएशन का क्या रीजन क्या था ऐसा करने का। द प्लेंटिफ, इलस्ट्रेशन इसका देखते हैं। द प्लेंटिफ इन हिज सूट सीक्स अ मनी डिग्री फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड डैमेजेस। अब एक प्लेंटिफ है, उसने सूट फाइल किया और उसमें दो चीजें उसने क्लेम की। एक सबसे पहला कि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ और दूसरा कि उस ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की वजह से उसको नुकसान हुआ, नुकसान झेलना पड़ा उसको। दो चीज उसने क्लेम की। बाद में कोर्ट को पता लगता है कि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट तो हुआ है और ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए उन्होंने मेंशन भी कर रखा था स्पेशली क्लॉज कि अगर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है तो इतना अमाउंट पे करना पड़ेगा। तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ लेकिन उसकी वजह से उसको नुकसान हुआ, वो नुकसान हुआ नहीं था एक्चुअली में। तो पार्टी ने दो चीज क्लेम कर दी, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और डैमेजेस, कि उस ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की वजह से डैमेजेस भी मुझे हुआ। कोर्ट ये हेल्ड करती है, द कोर्ट होल्ड्स दैट द प्लेंटिफ इज एंटाइटल्ड टू द मनी डिक्री। कोर्ट ने ये कंफर्म कर लिया कि हाँ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है और उसकी वजह से उसको अमाउंट पे करना पड़ेगा प्लेंटिफ को। प्लेंटिफ को पे करेगा कौन? डिफेंडेंट करेगा। हाउएवर इट रिटर्न अ फाइंडिंग दैट द क्लेम फॉर डैमेजेस इज फ्रिवलेस एंड वेक्सेशियस। और इसी के साथ साथ कोर्ट को ये भी पता लगता है कि जो डैमेजेस वाली बात प्लेंटिफ के द्वारा कही गई थी वो झूठी थी, वो अशक्त थी, खाली थी। तो ऐसे में कोर्ट क्या कर सकता है, भले ही ये पार्टी जीत गई हो, प्लेंटिफ जीत गई हो, लेकिन तब भी प्लेंटिफ पे कॉस्ट लगा सकता है। इन सच सर्कमस्टांसेस द कोर्ट में इम्पोज कॉस्ट ऑन द प्लेंटिफ। ऐसी सिचुएशन में कोर्ट क्या कर सकता है, प्लेंटिफ के ऊपर कॉस्ट लगा सकता है। उसी के रिगार्डिंग ये प्रोवाइजो था। उसी के रिगार्डिंग प्रोवाइजो क्या था कि जनरल रूल क्या क्या कहता है, जनरल रूल कहता है कि कॉस्ट कौन पे करेगा? जो हारी हुई पार्टी है वो करेगी किसको? जीती हुई पार्टी को। लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जो जीती हुई पार्टी है वो जीत तो जाती है लेकिन फ्राइवलेस और वेक्सेसियस उसका अगर कोई एक्ट है तो उसकी वजह से उस पर कॉस्ट लगाया जा सकता है। So this was the provision. We understand this by the by reading this illustration. Despite the plaintiff being the successful party, यहाँ पे कह रहे हैं कि प्लेंटिफ के सक्सेसफुल पार्टी होने के बावजूद, प्लेंटिफ के जीतने के बावजूद कॉस्ट जो है उस पे लगाया जा सकता है बिकॉज ऑफ देयर फ्रेवलेस एंड वेक्सेशियस एक्ट फॉर हैविंग रेज्ड फ्रेवलेस क्लेम फॉर डैमेजेस। कि डैमेजेस तो हुआ नहीं था लेकिन डैमेजेस भी मेंशन कर दिया, तो उसके लिए तो कॉस्ट लगाना पड़ेगा, झूठ क्यों बोला। नाउ सी क्लॉज 3, इन मेकिंग एन ऑर्डर फॉर द पेमेंट ऑफ कॉस्ट, कोर्ट जो है कॉस्ट से संबंधित ऑर्डर इशू करने के दौरान द कोर्ट शैल हैव रिगार्ड टू द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस इंक्लूडिंग। इन सब कॉस्ट जब लगाएगी कोर्ट तो इन सब बातों का ध्यान देगी, इन सब पॉइंट्स का ध्यान देगी। क्या क्या पॉइंट्स है?
द कंडक्ट ऑफ द पार्टीज, पार्टीज का कंडक्ट कैसा है, उनका नेचर कैसा, उनकी प्रवृत्ति कैसी है, कैसा वो बिहेव कर रहे थे कोर्ट में, ठीक है, उनका इंटेंशन कैसा था। सेकंड, वेदर अ पार्टी हैज सक्सीडेड ऑन पार्ट ऑफ इट्स केस even if that party has not been wholly successful, कि क्या पार्टी जो है पूरी तरह तो नहीं जीती लेकिन क्या कुछ भाग जीती है, उस पॉइंट को भी ध्यान में रखना है। whether the party had made a frivolous counterclaim leading to delay in the disposal of the case, कि क्या पार्टी ने कोई फ्रेवलस काउंटर क्लेम किया है ताकि प्रोसीजर जो है डिले हो और सामने वाले व्यक्ति को जस्टिस ना मिले, और उसको जस्टिस मिलना चाहिए था और उसमें डिले लाने का काम किसी पार्टी ने किया है, वो वाला पॉइंट भी ध्यान में रखना होगा। वेदर एनी रीजनेबल ऑफर टू सेटल इज मेड बाय अ पार्टी, क्या किसी पार्टी के द्वारा सेटलमेंट की बात हुई थी, एंड अनरीजनेबली रिफ्यूज्ड बाय द अदर पार्टी, और क्या दूसरे पार्टी के द्वारा उसे बिना किसी कारण के डिनाई कर दिया गया था, इस पॉइंट को भी ध्यान में देना होगा। ई सेज वेदर द पार्टी हैड मेड अ फ्राइवलस क्लेम, क्या किसी पार्टी ने फ्राइवलस क्लेम किया था, फ्राइवलस बेसिकली खोखला झूठा क्लेम किया था, एंड इंस्टीट्यूटेड अ वेक्सेसियस प्रोसीडिंग वेस्टिंग द टाइम ऑफ द कोर्ट, या इसी के अलावा कोर्ट का टाइम वेस्ट करने की कोशिश की थी। इन सारे पॉइंट्स का ध्यान में रखना होगा। ओके, लास्ट पॉइंट है क्लॉज 4, नॉट क्लॉज 4, सबसेक्शन 4, द ऑर्डर्स विच द कोर्ट में मेक under this provision include an order that a party must pay. The orders which the court may make under this provision include an order that a party must pay. इनमें से किसी भी टाइप का ऑर्डर जो है कोर्ट इशू कर सकती है। कौन कौन से ऑर्डर इशू कर सकती है, जनरेट कर सकती है कोर्ट? सबसे पहला, अ प्रमोशन ऑफ अनदर सॉरी अ प्रोपोर्शन ऑफ अनदर पार्टीज कॉस्ट, एक पार्टी है उसके ऊपर कॉस्ट लगा है तो उसका पोर्शन जो है कौन सी पार्टी पे कर सकती है वो। स्टेटेड अमाउंट इन रिस्पेक्ट ऑफ अनदर पार्टीज कॉस्ट, स्टेटेड अमाउंट इन रिस्पेक्ट ऑफ अनदर पार्टीज कॉस्ट, कोई दूसरी पार्टी है उस पर कॉस्ट लगा है, उसका स्पेसिफिक अमाउंट जो है उसके रिगार्डिंग उस पर कोई स्पेसिफिक अमाउंट उस पर लगा सकती है। कॉस्ट फ्रॉम और अंटिल अ सर्टेन डेट, कॉस्ट फ्रॉम और अंटिल अ सर्टेन डेट, किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक डेट के बीच में कॉस्ट लगा सकती है, इस डेट से इस डेट में पे करना होगा समथिंग। कॉस्ट इनकर्ड बिफोर प्रोसीडिंग हैव बिगन, प्रोसीडिंग स्टार्ट होने से पहले भी कॉस्ट लगाया जा सकता है। कॉस्ट रिलेटिंग टू पार्टिकुलर स्टेप्स टेकन इन द प्रोसीडिंग, प्रोसीडिंग कंटिन्यू हो और उसमें पर्टिकुलर स्टेप्स जो बताए गए हैं उसको फॉलो करवाने के लिए कॉस्ट लगाया जा सकता है। कॉस्ट रिलेटिंग टू अ डिस्टिंक्ट पार्ट ऑफ द प्रोसीडिंग, प्रोसीडिंग के दौरान कोई डिफरेंट पार्ट जो है उसके रिगार्डिंग भी कॉस्ट लगाया जा सकता है। इंटरेस्ट ऑन कॉस्ट फ्रॉम और अंटिल अ सर्टेन डेट, और कॉस्ट इशू किया है तो जब तक वो पे नहीं हो जाता है तब तक उस पर कोई इंटरेस्ट भी लगा सकती है, या फिर किसी स्पेसिफिक डेट तक भी, जिस डेट को कॉस्ट जनरेट हुआ और कब तक उसको पे करना है उसके बीच में इंटरेस्ट भी लगा सकती है, या फिर जब तक पे नहीं किया तब तक भी इंटरेस्ट लगा सकती है। तो इनमें से किसी भी टाइप का कॉस्ट जो है कोर्ट इशू कर सकती है अगेंस्ट एनी पर्सन, ठीक है। और दिस वाज नॉट द जनरल सेक्शन, दिस वाज द सेक्शन रिलेटेड विद द commercial transaction, related with the commercial dispute. So this section has फोर सेक्शन जिसमें सबसे पहले बात करता है कि कॉस्ट जो है कौन पे करेगा, ठीक है। और फिर बात होती है कि सूटेबल अमाउंट होना चाहिए, सूटेबल कॉस्ट होना चाहिए,
सुटेबल कॉस्ट कैसे होगा, तो फीस एंड एक्सपेंसेस ऑफ विटनेस, लीगल फीस, एक्सपेंसेस एंड अदर एक्सपेंसेस। उसके बाद सब सेक्शन 2 सेज इफ द कोर्ट डिसाइड टू मेक एन ऑर्डर पेमेंट। कॉस्ट 2 कहता है कि अगर जनरल रूल तो ये है कि जो पार्टी हारी है वो पे करेगी उसको जो पार्टी जीती है, लेकिन इसके विपरीत अगर कोर्ट करती है तो उसको रीजनिंग मेंशन करनी पड़ेगी। सेक्शन 3 सेज in making order of the payment of the court shall have regard to the following circumstances including। कोर्ट को जो है circumstances, केस का भी और के पार्टीज का भी circumstance जो है वो भी देखना होगा, वो भी ऑब्जर्व करना होगा। And then fourth says subsection 4 of section 35 which is related with commercial dispute। उसका subsection 4 जो है ये कहता है कि किस किस टाइप का कॉस्ट जो है कोर्ट जो है इशू कर सकती है। So this was section 45, sorry 35, related with commercial dispute। and this was, I am telling you once again, ये जनरल रूल नहीं है। जनरल रूल हमने डिस्कस किया, वो दूसरा है, उसमें सूट की पेमेंट कौन करेगा उसके रिगार्डिंग डिस्कशन है, ये है ऊपर वाला। एंड दिस इज समथिंग एल्स। ओके।